पढ़ते हैं। अब बच्चा कल हम पढ़ रहे थे पररूप संधि, अब उसका ये भी एक पररूप संधि है। इसका रूल देखिए, सूत्र है ओम आंगोश्च, ओम आंगोह, ओम आंगोह च। सूत्र का अर्थ अवर्णात की अनुवृत्ति होती है, तो ये सप्तमी विभक्ति है ओम आंगोह में। तो इसका अर्थ ऐसे किया, सप्तमी विभक्ति जब भी हो तो वो परे रहते अर्थ होता है। तो ओमी आंगी च, ओम और आंग, च को और के अर्थ में लगा देना है। ओम और आंग, आत मतलब अवर्णात परे, मतलब अवर्ण से परे ओम हो या आंग हो, ये दो। तो क्या होता है, पररूप में एकादेशः स्यात्, तो पररूप में एकादेश हो जाता है। पररूपम एकादेशः, पररूपम एकादेशः। तो देखिए, शिवाय प्लस ओम नमः, शिवाय में है या में अ, और ये ओकार है, ओम का है, तो क्या हो जाएगा, पर रूप। नहीं तो वृद्धि संधि हो सकती थी ना, हाँ। तो यहाँ पर अ और ओम ये दोनों मिल गया, मतलब वो ये या का जो आ है वो ओम में मिल गया, तो बन गया शिवायोम नमः। बना लोगे ना, अ और ओम का रूप हो गया। तो कैसे बन गया ये, अब इस या में ये मिला देना, शिवायोम नमः, ऐसे बन जाएगा। और मकार को कहीं कहीं पर सवर्ण हो जाता है। एक संधि आगे पढ़ोगे पर सवर्ण वाली, मैं आपको हल संधि में पढ़ाऊंगा, तो माँ को ना हो जाएगा तो शिवायोन नमः, वो नकार वाला भी रूप बनेगा। आपके मूल में ये वाला रूप दिया है, मूल किताब में है, ये नहीं दिया है, पर ये दोनों समझना, दोनों इस प्रकार से बनते हैं। तो ये क्या हुआ, पररूप का उदाहरण है ये, समझी राधिका। हाँ, अब ये यहाँ पर तो एक ही है। आंग का उदाहरण क्या है, आंग का मैंने एक ये उदाहरण रखा है, विद्या प्लस आलयः। ध्यान देना बच्चों, विद्यालय को आजकल हिंदी में और बहुत जगह संस्कृत में भी इसे दीर्घ संधि का उदाहरण बताया जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बातों के विश्लेषण करने से यह हुआ कि वस्तुतः यह पररूप का उदाहरण है। इस विषय पर एक पुस्तक लिखी गई है संस्कृत भारती के अंदर, जनार्दन हेगड़े जी ने भाषा पाकः लिखी। तो भाषा पाकः के अंतर्गत बड़ी चर्चा की है कि यहाँ पर दीर्घ संधि होनी चाहिए या पररूप संधि क्या कुछ सही है। दोनों तरीके की उन्होंने विवेचना कर रखी है, पर जहाँ तक हम समझते हैं यहाँ पररूप संधि करना बहुत श्रेयस्कर है, वही करना चाहिए। क्यों, ये आलय में आंग का आ है, ये बच्चा आंग प्लस ला, या आंग का आ है ना। ये आंग क्या है, आपका प्रादि है, परापर आप समान हो, आंग वहाँ दर आता है ना। तो जब आंग का आ परे है तो फिर तो भाई ओमांग गोश्च लगाना, क्योंकि ये विशेष नियम है, अपने आकाश वर्ण दीर्घ के सामान्य नियम को बाधेगा। क्योंकि ये आंग के परे रहते ही लगना है, ओम के आंग के दो ही वर्ण से चाहिए। तो इसलिए विद्यालय, देवालय ऐसे स्थलों पर कौन सी संधि करोगे, पररूप करना। विद्या आलय, देखो बात ये नहीं है चाहे तो पररूप करो या दीर्घ करो, रूप एक ही बनेगा, पर फिर भी हमें विचारा जाता है कि न्याय्य क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। तो न्याय करना है। तो जब दोनों आकार के स्थान पर ये क्या कर दिया, पर रूप, मतलब ये पर जैसा रूप, या फिर ये कह लीजिए ये आ जो है इस वाले आ में मिल गया, ठीक है राधेश्याम जी। तो मिल गया तब क्या बन जाएगा, ये एक आ रह जाएगा, तो विद्या आलय मिला करके क्या बनेगा। हालांकि आंग का उदाहरण एक दूसरा भी दिया है, उसे पढ़ते आ जाओ, वो शिवे ही है, ठीक है। शिवे ही में क्या है, थोड़ी सी बातें कह लेते हैं बस, ज़्यादा नहीं इस विषय में। शिव प्लस एही, क्या है, शिव प्लस एही, ये है स्थिति। एही बना कैसे है, उसकी स्थिति समझ लीजिए। ये आंग का आ है, ये ई ही धातु है। इणगतौ धातु के रूप पता है रे, इणगतौ गति अर्थ में धातु आती है धातु के रूप जानते हो थोड़ा, कैसे बनते हैं बताओ। और फिर मुझे ये बताना कि ई ही कहाँ बना है, अब देख के आना, बताना, तैयार होना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये ई ही धातु है, इण धातु। तो आ और ई जब ये दोनों मिल गए, आ और ई, इधर गुण हो गया, पहले इधर गुण कर लेना, गुण करके बना लेना ए ही। क्या बन गया, ये ए ही बन गया। अब इधर आ जाओ, शिव प्लस ए ही, क्या चीज है, शिव प्लस ए ही। जब ऐसा आपने कर लिया, अब ये अवर्ण से आंग परे है, ए का ए क्या है, अरे आंग कहाँ है, आंग तो देखा ही नहीं रहा है। क्यों,
क्योंकि आंग के आकार के साथ ये ई ही का ई है, वो गुण हो गया था आद्गुण सूत्र से, तो वो गुण के कारण वो ए बन गया है। अब ये जो ए बन गया, अब जब ये सूत्र आपका ओमांगोश्च अवर्ण से ओम या जो आंग के परे रहते लगता है, अब इसको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, ए में आंग का आ नहीं दिख रहा है, तो फिर अब वो प्रवृत्त कैसे होगा? इसके लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया, अंतादिवच्च। क्या सूत्र बनाया? अंतादिवच्च सूत्र का भावार्थ तो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है। क्या है ये? भावार्थ है, वस्तुतः अर्थ नहीं है, है ना। 8 प्रकार के अर्थ होते हैं, बच्चा जानते हो? 8 तरीके से अर्थ किया जाता है ना। भावार्थ, शब्दार्थ और संप्रदायार्थ, इस प्रकार से 8 प्रकार के अर्थ होते हैं। हम आपको बताएंगे जो है वो है, कुछ मुझे एक आध दो उसमें से भूल रहे हैं, पूरा व्यवस्थित आपको बताएंगे। तो ये तो भैया भावार्थ है, वस्तु सूत्रार्थ तो वस्तुतः ये है। तो मैं आपको भावार्थ बताऊंगा क्योंकि आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ वही लिख रहा है, और ज़्यादा इस विषय में जानने वाले हैं मैंने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी को पहले पढ़ा दिया है, वहाँ देख लेना, या विशेष जिज्ञासुओं को अलग से बता देंगे। तो ये क्या कह रहा है भावार्थ? देखिए, अंतादिवच्च कहता है योयम एकादेशः, जो यह एकादेश हुआ है, मतलब आ और ई के स्थान पर ए, है ना। एकादेश है ना ये। एकादेश का मतलब जब 2 वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाए, क्यों हिमांशु, तब ना वो एकादेश होगा। तो ये ए जो है एकादेश है। तो योयम एकादेश, जो यह एकादेश होता है, स पूर्वस्य अंतवत्, वो पूर्व के अंत के समान होगा। पूर्व के अंत के समान होगा कहने का मतलब है, देखो आ और ई ये दोनों के स्थान पर ए एकादेश हुआ, तो ये जो है पूर्व के अंत के समान होगा। पूर्व में स्थित है यहां पर आ। भाई ये जो एकादेश जिन 2 वर्णों के स्थान पर हुआ, उसमें एक वर्ण पूर्व होगा, कोई एक वर्ण पर होगा। तो जो ये एकादेश ए है, अपने पूर्व के अंत के समान है। पूर्व के अंत के समान का मतलब ये है, पूर्व में स्थित है आ के अंत के समान। कहने का मतलब है इस ए में ये आंग का है ना, तो आंग तो धर्म भी है, उसके समान होना मतलब उसका कोई धर्म उसमें होना। तो इस ए में क्या है? आंग तो है। जैसे गो में गोत्व होता है, जो गाय होती है ना, गाय में क्या होता है? महिषी में महिषीत्व, तो लगा दो, है ना। ऐसे ही अब जो एकादेश से निष्पन्न हो गया ये, तो इसमें क्या है? आंग तो है ना। और ये ई ही के ई से भी बना है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि इसमें धातुत्व ही है। पर हम दोनों धर्मों को एक साथ नहीं ला सकते, किसी एक को एक बार में ला सकते हैं। अभी तो हमें हाल फिलहाल आवश्यकता है कि आंग परे होना चाहिए, तब ना उमांगोच्च यहां लगेगा। इसलिए हमने क्या किया? पूर्वस्य अंतवत किया, बस परस्य आदिवत की यहां आवश्यकता नहीं है। तो हम पूर्वस्य अंतवत करेंगे। पूरा व्याख्यान ढंग से सुनना, ठीक है। हमने पूर्व के अंत के समान उसे समझा, माने ए ही के ए में हम समझेंगे इसमें आंग तो है। आंग तो अब हमें समझ में आ गया, तो अब उमांगोच्च सूत्र अवर्ण से आंग इसे परे मानेगा, एक को वो आंग मानेगा और पररूप कर देगा। तो ये आ जाके घुस गया ए में, तो हल हो गया शिव। ए ही मिला दो तो बस इसे ऐसे सिद्ध किए रहना है ना, और ज़्यादा इसके झगड़े में नहीं पड़ना। तो शिवे ही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाए अब। चल थोड़ा संधि का अभ्यास करते हैं। हमने अब जितना पढ़ा उसका अभ्यास अपेक्षित है। यहाँ पर संधियाँ हैं कुछ, वो आपको पकड़नी है, क्योंकि आप जब संस्कृत पढ़ोगे ना तो संधि आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी। और मैंने दोनों तरीके का अभ्यास कराया है, 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ना और जुड़े हुए शब्दों को खोलने वाला अभ्यास, है ना। आपने भी किया है ना बढ़िया तरीके से। तो चलिए, जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। कहाँ कहाँ कौन संधि समझ पा रहा है? पहले ही वाक्य में जन्माद्यस्य की संधि करो, क्या है? बोलो बोलो, निडर होके, पहले निडर होके बोलना सीखो, कुछ भी बोला करो। थोड़ा नहीं, अभी नहीं हुई, बोलो बोलो जल्दी। जन्मादि प्लस अस्य कौन संधि हो जाएगी? यण। जन्मादि प्लस जन्माद्यस्य किए होना ऐसे कई प्रकार की जो है, यदि प्लस अपि, यद्यपि, प्रति प्लस एकम किए हो ना। तो जन्माद्यस्य को कैसे अलग करोगे? जन्मादि, बहुत बढ़िया। यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः, यहां करो चार्थेषु अभिज्ञः, करोगे ना ऐसे? स्वराट,
हाँ, सु आगे, चलो इसको तो छोड़ो, ये तो कुछ दूसरा उदाहरण है, इसको बाद में। अच्छा, और आगे आ जाओ। सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभि शुश्रूषिभि तत्क्षणात्। तो यहाँ कहाँ है? हृदयवरुध्यते में करो, हृदय प्लस अवरुध्यते, यण संधि, हृदयवरुध्यते, हृदय प्लस हृद शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप है हृदय, हृदय माने हृदय में, अवरुध्यते धातु रूप है, अवरुध्यते जैसे एधते होता है, तो हृदयवरुध्यते। मैंने इसमें श्रीमद् भागवतम के उदाहरण रखे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी कहे कि व्याकरण पढ़ाइए अच्छी बात है, लेकिन कुछ उदाहरण जो है श्रीमद् भागवतम के अवश्य रखने हैं। तो हमने ये श्रीमद् भागवत से सब उदाहरण उठाए हुए हैं, जहाँ जहाँ जो संधि है हमने कहा ठीक है गुरुजी जरूर वही प्रयास करेंगे। तो हमने अपने इन उदाहरणों में श्रीमद् भागवतम, दुर्गा सप्तशती हैं, इस प्रकार के ही उदाहरण रखे हैं बच्चों, क्योंकि तुम्हें कार्यस्थल पर यही ज़रूरत पड़ेगी। जब भी तुम कुछ संस्कृत पढ़ोगे, भैया उस शब्दों का अर्थ जानने के लिए पहले शब्द को अलग अलग तो कर लो, तब उस शब्द का अर्थ कर पाओगे। क्यों प्रभात? चल तो आगे बढ़ते हैं। अपि देवर्षिणादिष्टः, तो देवर्षिणादिष्टा में कोई संधि हो गई नहीं। कौन सी संधि है ये बच्चा दीर्घ संधि है, देवर्षिणा प्लस आदिष्टा। अब ये दो ऐसे एस क्यों लगा दिए हैं, दो अवग्रह है, क्योंकि देवर्षिणा में दीर्घ आकार है और उधर आदिष्टा में भी। तो जब दो दीर्घ आकारों के बीच में संधि, देखो दीर्घ संधि ह्रस्वकार के बीच में हो सकती है, लेकिन जब दो दीर्घ आकारों के बीच में संधि करते हैं तो आजकल एक नया फैशन चला है संस्कृत को लिखने का, दो अवग्रह लिखते हैं। पहले लोग अवग्रह का प्रयोग नहीं करते थे। बच्चा ये जो एस है ना, इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह, कुछ खंडाकार ऐसा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? याद रख लेना, इस पारिभाषिक शब्द है इसके लिए, ठीक। तो समझ गए ना, जब दो दीर्घ आकारों के बीच संधि हो रही है तो डबल एस है, और जब एक दीर्घ आकार है, एक ह्रस्व आकार है, तब संधि हो तो एक एस। ये जो खंडाकारा है ये आपको दो संधियों में ही बस दिखाई देगा। सबसे ज्यादा प्रयोग इसका हमेशा जो होता है वो पूर्व रूप संधि में होता है। मैं अभी बताने वाला हूं, से पूर्व रूप नहीं अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। और जो है या फिर दीर्घ संधि में इसको प्रयोग करने लगे हैं बाद में, ठीक है। हाँ, अभी संस्कृत लिखने के ट्रेड में यही चल रहा है, तो ये जानकारी भी रखना। शुश्रूषिभि तत्क्षणात्, चलो ये तो हो गया। ऐसे ही यदात्मानो में कैसे करोगे? हाँ, यदा प्लस आत्मान, आत्मनो, ठीक है, कर लोगे। दोनों जगह दीर्घ आकार है, इधर भी तो हो जाएगा। तुम इसका और भी अभ्यास कर लाना, कितने तुम कर पा रहे हो। मधु कैटभौ दुरात्माना वतिवीर्य पराक्रमौ, संधि बताओ। दुरात्माना वतिवीर्य पराक्रमौ। हाँ बोल। हाँ, दुरात्मानौ अति वीर्य पराक्रमौ, दुरात्मानौ अति वीर्य पराक्रमौ। कौन संधि हो गई? राइट। औ को क्या हो गया? आव हो गया, जिससे दुरात्मानावति वीर्य पराक्रमौ। दुर्गा सप्तशती का है कि जो मधुकैटभ थे, मधुकैटभौ, ये जो है दुरात्मानौ थे, दुष्ट आत्मा थे ये। तो मधुकैटभ द्विवचन है ना, तो मधुकैटभौ दुरात्मानौ और अतिवीर्य पराक्रमौ। और अति वीर्य पराक्रमी मतलब अति बलशाली थे जो है, तो ये इसका अर्थ है बच्चा, ठीक है। अच्छा, इसको करो। एवमेष तथाहम च द्वावप्यत्यंत दुःखितौ, द्वौ अपि अत्यंत दुःखित